प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्लास 11 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे जो आपका पहला चैप्टर है वो है आपका स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस पढ़ने से पहले हम लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये कि आपने पिछले क्लास में इट मीन्स कि क्लास 10 में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ा, तो उसका एक छोटा सा पहले हम लोग रिवीजन कर ले और रिवीजन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्लास 10 में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? क्लास 10 में मेनली दो चीज़ पढ़ते हैं। वो दो चीज़ क्या है? फर्स्ट डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा सेक्शन फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला से भी पहले क्लास 9 से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं। तो क्लास 9 में हम लोग बेसिकली बस ये जानते कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। इट मीन्स पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ अ पॉइंट पढ़ते हैं सिर्फ। और क्लास 10 में डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग पहले क्विक रिवीजन कर ले और उसके बाद क्लास 11 का जो आपका स्ट्रेट लाइन्स है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम क्लास 10 में क्या पढ़ते हैं उसको देख लेते हैं। क्लास 10 में हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले आप अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो आप इनसे परिचित होंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा ओरिजिन है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड और ये फोर्थ। तो इन क्वाड्रेंट्स में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अर्थात उनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा है और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करते हैं उनके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। ये सारी बातें आप लोग पहले से जानते हैं। और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, वो एक्सिस पे लाई करते हैं। तो एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करते हैं उनका खास पहचान ये है कि उनके एक्स कोऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। एकमात्र पॉइंट कौन है? ओरिजिन, जिसका दो ही कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। और बाकी सारे अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इट मीन्स अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उसका k,0 होगा, और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई होगा तो उसका ये वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, अर्थात 0, मान लीजिए कुछ p है, ऐसा कुछ होगा। तो ये सारी चीजें। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्लास 10 में डिस्टेंस फॉर्मूला। इट मीन्स कि अगर कोई पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक दूसरा पॉइंट है, मान लो कि ये a है, और एक दूसरा पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहेंगे। और AB का लेंथ निकालने का फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मीन्स x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। और यहाँ से एक कोरोलरी है। कोरोलरी क्या है कि अगर मान लो किसी पॉइंट का डिस्टेंस, एक पॉइंट है x, y, और उसकी डिस्टेंस निकालने किससे? ओरिजिन से। इट मीन्स 0,0 से। तो वहां से एक अलग से फॉर्मूला दे दिया गया कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से x, y का डिस्टेंस। तो आप इसी पे इसको पुट करो तो वही फॉर्मूला निकल के आएगा, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? √x² प्लस y²। क्योंकि आपका जो यहाँ पे x1, y1 है उसकी वैल्यू क्या है? 0। तो क्या 0 घटाने से कोई इफेक्ट पड़ेगा? x में अगर आप 0 घटाओगे तो x ही रहेगा। तो ये हमारा था डिस्टेंस फार्मूला।
और उसके बाद एक था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी पहले 1-2 साल आप पहले चले जाएं, 3-4 साल पहले, तो सेक्शन फार्मूला का भी 2 पार्ट हुआ करता था, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। लेकिन हम लोग सिर्फ इंटरनल डिवीजन ही पढ़ के आए हैं। तो उसमें होता क्या था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज मान लो ए भी एक लाइन सेगमेंट है और इसके दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है। क्या पता है कि फर्स्ट जो एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और दूसरा जो एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। और एक पॉइंट P है जो इसको क्या करता है, m/n में डिवाइड करता है। m/n में डिवाइड करता है, आप लोग को याद होगा ये सब। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने का एक फॉर्मूला लिखते थे हम लोग। क्या लिखते थे? इसका लिखते थे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कॉमा m/2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। और रेने देकार्ते को फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। ये सारी बातें पुरानी हैं। हम लोग को 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला का रिवीजन हो गया और आपका सेक्शन फार्मूला का रिवीजन हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं जो हमारा अपना क्लास 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इसमें भी एक कोरोलरी था मिड पॉइंट का निकालने का, कि मिड पॉइंट का आप निकालिए कोऑर्डिनेट। सपोज इसके मिड पॉइंट का निकालना होता, ये बीचों बीच में अगर आ जाए, P कहाँ लाए करे, ए बी का मिड पॉइंट बन जाए, तो P का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये कब? जब P क्या हो, मिड पॉइंट हो ए बी का, तब, ठीक है। सिलेबस पहले और कुछ हुआ करता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम लोग पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे CBSE ने उसको कम कर दिया है। हालांकि उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे कभी किसी क्लास में। लेकिन अब हम लोग आते हैं 11 क्लास में जो पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, उस पे। तो सबसे पहले उसमें आपने देखा था कि मैंने लिखा था कि सबसे पहले आपको जानना होगा कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और उसके बाद स्लोप। स्लोप किसका पढ़ेंगे? लाइन का स्लोप, ठीक है ना, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन समझते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो इससे पीछा छूटने वाला है नहीं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये आपका ओरिजिन, ठीक है। और सपोज कोई एक स्ट्रेट लाइन है, तो लो मैंने कहीं भी खींच सकते हो, मैं यहां खींच देता हूं एक स्ट्रेट लाइन। तो जब आप ये स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करता है, मैं उस पे भी आऊंगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो एक्स एक्सिस को ना भी कट करे, कुछ ऐसे भी लाइंस होंगे, इट मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। लेकिन मैं पहले समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि एक लाइन है एल जो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो जब वो एक्स एक्सिस को कट करता है तो उसको 2 पार्ट में तोड़ेगा, है ना। तो जहां पे कट किया उसके राइट साइड वाला जो पार्ट है उसके साथ जो एंगल बनाता है, उस एंगल थीटा को ही हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्या बोले कि लाइन एल जो है एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करता है, वहां से किस साइड वाला पार्ट, राइट साइड वाला जो पार्ट है, उसके साथ जो वो एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे। और वो भी, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर ये तो बना रहा है, ये भी तो बना रहा है, लेकिन ये देखिए तो अब है ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है ना, अब आएंगे उस पे भी। लेकिन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो ये लाइन जो एंगल थीटा बनाती है, उस एंगल थीटा को ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है ना।
अब आप कहेंगे कोई लाइन एल तो ऐसा भी हो सकता है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को ना काटे। तो ऐसे केस में आप क्या कह सकते हैं, आप कहोगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और एक लाइन एल ये है जो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये इसके साथ कितना का एंगल बना रहा है, तो आप कह सकते हो कि इसके पैरेलल है ये, तो पैरेलल चलने वाला 0 या 180 कह सकते हो, 0 या 180, ठीक है। अब कुछ लाइंस ऐसे भी होंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ऐसे भी कोई लाइन हो सकता है जो इस पे परपेंडिकुलर भी हो। इट मीन्स जहां पे कट किया एक्स एक्सिस को, उसके दाईं तरफ वाले भाग के साथ जो एंगल बनाता है वो उसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ है ना, इंक्लाइनेशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। इंक्लाइनेशन भी लिखता है, ठीक है ना, हमने एक वर्ड जोड़ दिया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के बाद अब आप ऐसे बोलिए कि किसी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहां से कहां तक हो सकता है। क्या किसी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 350 डिग्री हो सकता है, 270 डिग्री हो सकता है। तो देखिए इस पे अब चर्चा करते हैं। अब आप समझिए कि ऐसे कट किया तो ये एंगल तो आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है ये कैसा है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है। अगर ऐसे कोई इंटरसेक्ट करता तो आपको पता चल जाता कि 90 डिग्री बना रहा है। अब अगर कोई लाइन ऐसे कट करता तो ये वाला एंगल हमको लेना है, तो क्या हो गया, 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूज हो गया। ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है। अब मानो कि ये बहुत छोटा एंगल इधर वाला जो है, मान लो कि अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 2 डिग्री है, तो इधर कितना बनेगा 178। तो फिर जब एक ऐसा केस आएगा कि वो इसके पैरेलल चला जाएगा 180 तक, उसके बाद फिर से क्या होगा। अब आप ऐसे समझिए कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे मूव करा दूं, ठीक है ना, तो ये एंगल बढ़ जाएगा। बढ़ते बढ़ते फिर एक ऐसा केस आएगा, उसको 0 या 180 मानेंगे। फिर अगली बार जब लाइन ऐसे हो जाएगा तो अब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा, ये वाला काउंट होगा। इट मीन्स वो एक्यूट होगा। इसका मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होगा वो 0 से 180 तक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, 0 से 180 तक। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन समझने के बाद अब हम समझते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। हमारा जो अगला हेडिंग था वो था स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप, ठीक है ना। वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बताना इसलिए जरूरी था कि उसी से रिलेटेड है ये। तो अगर आप एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अच्छे से पकड़ लेते हैं तो स्लोप कुछ दिक्कत नहीं होगा। सपोज अगर कोई लाइन है एल, हमको उसके स्लोप की बात करनी है, स्लोप होता क्या है। तो एक लाइन एल है, ये लाइन एल है और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन है यहाँ पे, और ये एंगल बना रहा है थीटा। इस थीटा को क्या बोलेंगे, उस लाइन एल का एंगल ऑफ है ना, इंक्लाइनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अब उसके बाद इस एंगल थीटा के टेंजेंट को, आपने सुना होगा टेंजेंट शॉर्ट फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म है टेन। टेंजेंट को, किसके टेंजेंट को, इस एंगल थीटा के टेंजेंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप। और स्लोप को जनरली हम लोग एम से इंडिकेट करेंगे, किससे, स्मॉल एम से, ठीक है ना, स्मॉल एम से लिखेंगे। तो इस लाइन एल का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, tan थीटा। क्या होगा, tan थीटा। सपोज अब एग्जांपल देते हैं आपको कि एक लाइन है एल, एक लाइन है एल और वो एक्स एक्सिस के साथ
एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो गया 60 डिग्री। तो इस लाइन एल का स्लोप ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू क्या होगा, tan 60, उस एंगल के टेंजेंट को, tan 60 मीन्स √3 आंसर। इस लाइन एल का स्लोप क्या होगा, √3। अगर वो 45 बनाता तो सिमिलरली tan 45 होता उसका स्लोप, tan 45 मीन्स 1। और फिर अगर वो 30 डिग्री का एंगल बनाता, ठीक है, तो क्या होता, tan 30, इट मीन्स 1/√3, उसका स्लोप क्या होता, 1/√3। अब है, आप लोगों ने जूनियर सेक्शन में पढ़ा है कि दो गिवन पॉइंट से एक डेफिनिट लाइन पास करता है, दो गिवन पॉइंट से एक डेफिनिट लाइन पास करता है, और एक गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास करते हैं, ठीक है। तो अब है कि अगर क्या यही संभव है कि अगर केवल ये दिया हो, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हो, तभी हम किसी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अगर लाइन के बारे में बता दिया जाए कि वो लाइन जो है दो गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब वो एक डेफिनिट लाइन है तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो उसको देखते हैं। अगर आप यहां तक समझ गए हो, सबसे पहले मैंने समझाया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, तो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा उसके राइट साइड वाले पार्ट के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है ना, उसी एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं, और उस एंगल के टेंजेंट को उस लाइन का क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा दे दिया कि एक लाइन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो उसका क्या बताइए। इवन आप अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हैं तो 135 डिग्री भी दे दे, tan 135 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, उसकी स्लोप क्या होगी, -1, ठीक है। तो अब है कि अगर मान लो कि एक लाइन के बारे में ये बताया जा रहा है, ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं पहले से। अगर कोई लाइन दो गिवन पॉइंट्स x1/1 और x2/2 से क्या होता है, पास करता है, तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा (2 - (1) डिवाइडेड बाई x2 - x1। इसी चीज को अभी हम समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना, इसी चीज को समझाने जा रहे हैं। देखो एक लाइन है, आपने डिस्टेंस फार्मूला को भी प्रूफ किया होगा क्लास 10 में। तो यहां पे एक पॉइंट है, इस पे a, और इसका कोऑर्डिनेट है x1, (y1), और एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, (y2), और ये लाइन L इन दोनों गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, और हमें नहीं बताया गया कि इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है। अगर वो बता दिया होता तो हम लोग tan निकाल देते उसका टेंजेंट, और उससे क्या होता, हमको इस लाइन का स्लोप निकल जाता। लेकिन हमें पता नहीं है कि वो क्या एंगल बना रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आप 10 में जब पढ़े होंगे तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, (y1) है, इसका मतलब उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, y1 है, और y एक्सिस से डिस्टेंस उसकी क्या है, x1 है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, x1, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, y1। सिमिलरली इस पॉइंट का y एक्सिस से और x एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, y2, और उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस होगी x2, ठीक है ना।
एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को क्या कहते हैं? बाई कोऑर्डिनेट, और बाई एक्सिस से डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। उल्टा होता है। ये डिस्टेंस किससे, इस पॉइंट का किससे डिस्टेंस है? एक्स एक्सिस से, लेकिन ये क्या है? उस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब अगर आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर खींच दें तो आपको पता है ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल। क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। और अगर मान ले, ऐसा मैं मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा बना रहा है, और मुझे नहीं पता वो थीटा कौन है, वो 45 डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, क्या होगा हमें नहीं पता। तो अगर ये थीटा होगा एंगल, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्या करे? इंटरसेक्ट करे, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या होगा? थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसकी लेंथ कितनी है? बाई 1, और इसकी लेंथ कितनी है? बाई 2। तो इसका लेंथ यहां से अगर यहां तक जाए तो वो भी बाई 1 होगा। इट मीन्स अगर हम आपसे पूछे कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो आप कहेंगे बाई 2 माइनस बाई 1, यहां तक, है ना? ये वाली लेंथ कितनी होगी? बाई 2 माइनस बाई 1। सिमिलरली यहां भी देख सकते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? x2, और ये कितना है? x1। इसका मतलब यहां से यहां तक होगा x2 माइनस x1, और यही वाला ये भी वही होगा। और आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें ये एंगल है थीटा, और उस एंगल थीटा के टेंजेंट को ही, वही एंगल तो यहां भी है थीटा, तो उसी एंगल के टेंजेंट को हम क्या कहेंगे? इस लाइन का स्लोप। अब बताइए इस एंगल थीटा का टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा? tan थीटा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि tan किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ये कौन? बाई 2 माइनस बाई 1, और बेस कौन है उसका? ये। और इसकी लेंथ कितनी है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो हमने यही बताया था आपको कि अगर कोई लाइन दो गिवन पॉइंट्स x1 बाई 1 और x2 बाई 2 से पास करे, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा? बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1। हम आशा करते हैं कि आपको तीनों चीजें समझ में आई होंगी। पहला, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। दूसरा, जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हो तब स्लोप। और अगर लाइन के बारे में आपको ये सिर्फ बता दिया गया हो कि ये लाइन जो है दो गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, तब कैसे स्लोप निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, फिर कल जुड़िएगा।